एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोई, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी, जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहां ठिठक जाते हैं। एक नजर वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह ही नहीं मिली। हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहां सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होंगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी, हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों न ले। निरे अहमक हो, निरे अहमक हो। बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं। अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे। और जो कहीं झिड़क दे, झिड़कने की कोई बात भी तो हो, झिड़कने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगी। कोई युवती ऐसी बात सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल सी उठती हैं। यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप अब जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी ना भूल सकूं। मैं तो फिर यही कहता हूं कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों किसी बातें करोगे, जरा वहां चलते क्यों नहीं। तुम केवल खड़े रहना, पास तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है, कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवती आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां
युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगावे। लेकिन दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठे। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूं वेश्या है और मैं कहता हूं कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हो। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, इकहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली दांत लगाए। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील है, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा ये 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर, जी हां देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वेश्या है साहब। आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं। नई आजादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मगर आंख तो नहीं रुखसत हो गई। वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछूं तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर न आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे। सुना युवतियों को दुनिया में किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चले आते। मैं तो आंखों भर देख भी न सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप कुछ दिनों ओकासा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका। सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बातें पक्की करा दें, मैं तैयार हूं। हाँ, ये मेरा जिम्मा। मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। अर्थात अर्थात यह कि कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा। अगर आप इस इरादे से आए हैं तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊं। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूं यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैंड, न एक रमणी का बहुपाश। अच्छा कदम बढ़ाइए। मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी।
वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हुई, मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी? आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी। मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो? मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो गई। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने लगी। उनकी निगाह भी उस नींद की माती युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आजादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई वेश्या मालूम होती है, वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई, यह तो बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूं तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है। वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूं। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूं, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू। इस छोकरी को जगाकर कह दो, जाकर घर पर सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और निर्लज्ज टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी। ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यहीं रही, कुछ कुछ बजती हूँ। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ।
युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कुछ होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की, पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी इधर ही से गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लड़के वसंतलाल की धर्मपत्नी है? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। वसंतलाल भी वह खड़ा है, उसे बुला दूं? जी नहीं, किसी को न बुलाइए। तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगम बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास के घर। मैं आज ही मिस्टर वसंतलाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं। मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत न थी।